उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने यह अद्भुत मंत्र दिया था लक्ष्य प्राप्ति के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम सारांश जैन और आपके इस लक्ष्य प्राप्ति में मैं आपकी सहायता करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। सो क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट्स द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह से रहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक हैंग ऑन मान लीजिए अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं तो पॉइंट चार्ज के कारण से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, इसके अबाउट स्फेरिकल सर्फेसेस ही इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब देखिए यह एक स्फीयर है और स्फीयर किसकी तरह है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स एंड परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए, 90 डिग्री ऑलवेज। नेक्स्ट, consider two conducting spheres of radii r1 and r2 with r1 greater than r2. If the two are at the same potential and the larger sphere has more charge than that of the smaller sphere, then A, the surface charge density of the smaller sphere is less than that of the larger sphere. The surface charge density of a smaller sphere is more. Both spheres may have the same surface. मतलब हमको यहाँ पे surface charge density से काम करना है। ओके, सो गाइस देखिए हमें क्या पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब आपके पास मान लीजिए दो सरफेसेस, दो स्फीयर्स हैं, एक की रेडियस r है, ओके, और दूसरे की r1 है और दूसरे की क्या है, r2 है। नाउ r1 इज ग्रेटर देन r2, तो आई थिंक यहां पे मैं r1 ग्रेटर देन r2 ले लेता हूं, R1 greater than R2. Just hang on for a second. I'll need an eraser here. So, I have two spheres now. एक है R1 रेडियस का और दूसरा है R2 रेडियस का। अब हमने क्या किया है, both the spheres have if two of the spheres are at same potential, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q by R, राइट। ओके, K Q by मतलब इसे कह सकते हैं Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं V1 इज इक्वल टू V2, राइट, अच्छी बात है, इसे मैं मान लेता हूं V के बराबर, जो कि कितना है, Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एक कांस्टेंट है, V होगा। अब देखिएगा यहां पे सिग्मा की बात है, चारों ऑप्शंस में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की गई है, तो बताइए सिग्मा 1 को Q by 4 पाई, अच्छे से देखिएगा एप्सिलॉन नॉट लगाने की जरूरत है, ऊपर नीचे एक एप्सिलॉन नॉट लगा देता हूं मैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर भी एक लगा दिया एप्सिलॉन नॉट, और R स्क्वायर में एक R ऐसे ले लिया मैंने और एक R को अलग से लिख दिया यहां पे। सो गाइस कैन आई राइट इट एज Q एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो क्या दिख रहा है मुझे, अब R की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, R1। तो मुझे क्या दिख रहा है कि सिग्मा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R1, राइट। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं, राइट, ये Q तो चला गया है, बाय मिस्टेक लिखा गया यहां पे, ये Q तो अंदर अब्सॉर्ब हो गया है, Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V या पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। नाउ सिग्मा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इफ V इज सेम, अगर पोटेंशियल सेम है तो ट्रेंड कुछ ऐसा बोल रहा है कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू, कोई भी कांस्टेंट लगा देता हूं, C by R1, सिग्मा 2 के लिए C by R2, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, R2 अपॉन R1, राइट। तो अब देख लीजिए आप, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरे पास, R2 अपॉन R1 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2, राइट। तो देखिएगा अच्छे से समझिएगा, R2 क्या है, छोटा, R1 क्या है, बड़ा, तो छोटा ओपन बड़ा इज लेस देन 1, मतलब सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से छोटा है। तो जिसकी ज्यादा बड़ी रेडियस है
उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम, और जिसकी कम रेडियस है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। यही होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर में कोरोना डिस्चार्ज जब वहां पे यूज करते हैं, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर देन दैट ऑफ द लार्जर स्फीयर। नेक्स्ट question number 43, two capacitors 3 microfarad and 4 microfarad are individually charged across a 6-volt battery. After being disconnected from the battery, they are connected together with the negative plate of one attached to the positive plate of the other. What's the final total energy stored? बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन पिछले भी टेस्ट सीरीज में आ चुका है। तो देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं और इन दोनों ही कैपेसिटर्स को मैंने चार्ज किया 6 वोल्ट से, राइट। दिस इज 3 माइक्रोफैरेड और ये कितना है 4 माइक्रोफैरेड। अब इसे मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकता हूं सॉल्व, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकता हूं। तो बेसिकली यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कर लीजिए, इजी पड़ जाएगा। इसके पास भी चार्ज क्यों रहेगा और इसके पास भी चार्ज क्यों रहेगा, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में है। तो देखिएगा Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इनटू V। तो C इक्विवेलेंट इनटू V, तो आप चाहें तो मान लीजिए यहाँ पे V दिया है 6 और 6 Q इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज में R1 आई मीन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो गाइस C1 C2 3 इंटू 4 अपॉन 12 बाय 7, तो हमारे पास यहां पे टोटल 12 6 72 अपॉन 7 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज Q आ गया जो दोनों के पास, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो जब हम दोनों को ज्वाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि मान लीजिए एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज Q है। अब देखने वाली बात यह है कि नेट सिस्टम पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। तो ये पैरेलल में आ गए हैं, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा, जबकि चार्जेस जो रहेंगे यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, तो आई कैन वर्क विद द कॉमन पोटेंशियल। तो अब देखिएगा हमें क्या निकालना है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो देखिए फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C इक्विवेलेंट। एक तो ये तरीका है, या फिर हम हाफ CV स्क्वायर से, सॉरी यहां पे लिखता हूं हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर से यूज कर सकते हैं। V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो देखिए ये स्ट्रैटेजी होगी इस क्वेश्चन को बनाने की। तो बेसिकली क्या करते हैं हम यहां पे डिग्री डिग्री डिग्री, हाँ यस, हम ऐसा करते हैं V से निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 3:4 टोटल कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स हैं, राइट। तो 7 पार्ट्स हैं, 6 वोल्ट को 7 पार्ट्स पे पहले डिवाइड कर दीजिए, 6/7, राइट। अब उसके बाद 3 और 4 सीरीज में होते हैं, Q इज इक्वल टू CV, Q तो कांस्टेंट होता है, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो C इज इक्वल्स टू Q बाय V, Q होता है दोनों में सेम। तो क्या देखा हमने, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कब, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उसको उतना कम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको 4 पार्ट्स मिल जाएंगे और इसको 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। तो 4 पार्ट्स मतलब 6 4 24/7, तो V1 24/7 हो गया आपके पास, और V2 कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4, सो 3 इंटू 6 18/7, राइट। अब जब मैं दोनों को जोड़ता हूं तो देख लीजिएगा ये यहां पे V1 है और ये यहां पे V2 है। सपोज दिस इज 4 माइक्रोफैरेड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैरेड। सो गाइस अब क्या होने वाला है, दोनों का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। कितना है, यहां पे है V1 हमारे पास 24/7, अब चूंकि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट कनेक्टेड है तो -18/7, तो V आ गया आपके पास 24 में से 18 गया 6/7, तो 6/7 वोल्ट। एंड C इक्विवेलेंट क्या होगा, अभी यहां पे दोनों पैरेलल में है क्या, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 और 3 7 माइक्रो, सॉरी दिस इज 7 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड। नाउ कितना हो जाएगा, U फाइनल इक्वल्स टू हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर। तो हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इज 7 इनटू V स्क्वायर। V कितना आया था हमारे पास 6/7, तो 6/7 का होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ माइक्रो में है, तो आई थिंक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 2, और 36 18/7 दैट इज 7 to 2 point something 5
7 ये into 10 to the power -6. So this is 2.57 into 10 to the power -6. D is the correct option. -6 आएगा तो 2.57 microjoule. This is the final electrostatic potential energy stored in the system. फिर से एक बार फटाक से बता देता हूं, दोनों कैपेसिटर सीरीज में थे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, अगर सीरीज में रहते हैं तो क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है, दोनों में सेम जाता है, तो सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप इनवर्सली डिवाइड होता है टू द कैपेसिटी। जिसकी ज्यादा कैपेसिटी उसे कम पोटेंशियल ड्रॉप और जिसकी कम कैपेसिटी उसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। तो मैंने क्या किया, सिंपल 3 और 4 7 पार्ट्स हो गए, तो 6 वोल्ट को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 6/7 हो गया। अब मल्टीप्लाई किया 4 से, इसको 4 पार्ट दे देंगे, इसको 3 पार्ट इनवर्सली देते हैं, तो इसको 4 पार्ट दे दिए, इसको 3 पार्ट, तो दोनों के आगे 24/7 वोल्ट और 18/7 वोल्ट। जैसे ही इन्हें कनेक्ट किया, माइनस कर दिया दोनों को, जैसे ही मैंने माइनस कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल गई कॉमन पोटेंशियल की 6/7 वोल्ट, मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा 7 माइक्रोफैरेड। अब उसके बाद हाफ CV² का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट कर ली, आंसर आ गया। नेक्स्ट, determine the electric dipole moment of the system of 3 charges placed on the vertices of an equilateral triangle as shown in the figure. So guys, this is the figure given to us. यहाँ पे -2 Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। तो देखिए सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। एक काम करता हूं मैं, -2Q चार्ज को क्या मान सकता हूं मैं कि भैया ये है -Q और -Q, राइट। तो -Q चार्ज इस +Q चार्ज के साथ मिल जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका इस डायरेक्शन में, माइनस से +Q चार्ज के डायरेक्शन में होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। नेक्स्ट, ये भी हो गया। तो गाइज ये दोनों ही बराबर होंगे, परंतु मैग्नीट्यूड में बराबर है पर डायरेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैंने क्या करना है, दो वेक्टर क्वांटिटीज दिख रही हैं आपको, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट, तो अभी क्या करना है अपने को, दोनों को वेक्टर सम करना है अपने को। तो ठीक है, देख लीजिए, अगर मैं इसे स्मार्टली ड्रॉ करता हूं तो ये एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड है P का एक कंपोनेंट आएगा नीचे P cos 30, और इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा P cos 30, राइट, 2P cos 30। अब इसका एक और कंपोनेंट जाएगा इधर P sin 30, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर जाएगा P sin 30। तो साइनोसोडियल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, केवल कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, P cos 30, और वो कहां जा रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे। तो हमें क्या दिख गया यहाँ पे, P रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 2P cos 30 एंड दैट इज गोइंग अलोंग माइनस y एक्सिस, तो माइनस j कैप। cos 30 कितना होता है, √3/2। सो गाइस दिस विल बी इक्वल टू √3P, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस j कैप। और P कितना होगा, डाइपोल मोमेंट P कितना होगा, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, तो Q इनटू L, तो √3QL इनटू माइनस j कैप। सो दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। बस छोटी सी जुगाड़ की हमने, -2Q को -Q और -Q मान लिया। तो गाइस दिस इज लाइक ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। The infinite plane parallel sheets separated by a distance d। एक्चुअली यहां पे छोटी सी करेक्शन है, ये द नहीं है, ये है two infinite plane parallel sheets separated by a distance d having equal and opposite uniform charge densities sigma, equal and opposite electric field at a point between the sheets is। तो ये तो कैपेसिटर हो गया, प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। जहां पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा ही लेते थे सिस्टम कि भैया ये हैं दो शीट्स और इनका एक का प्लस सिग्मा और एक का क्या है, माइनस सिग्मा, राइट। अब इन दोनों के बीच में अगर आप चार्ज एक कोई पॉइंट बना ले P, तो P पे क्या होने वाला है, P पे ये इसके कारण से होगा हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। शीट में हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेशियल लोकेशन ऑफ द पॉइंट। कहीं पे भी रख दो आप पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, सिग्मा अपॉन हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। अभी -Q चार्ज है, राइट, माइनस सिग्मा, ये तो अपने पास बुला के टर्मिनेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेगा।
राइट। प्लस क्यू वाला अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेगा, माइनस क्यू वाला अपने पास ला करके क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट करेगा लेकिन डायरेक्शन तो एक ही है, तो गाइस क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होता है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the magnetic field due to a straight conductor uniform cross section and radius a and carrying a steady current is represented by, तो B वर्सेस R की, मतलब ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का है। आप एनसीईआरटी में जाइए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट देखिए, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आपको पता है कि एक मान लीजिए ये ऐसा वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये करंट आई कैरी कर रहा है, राइट, और इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हम क्या करते थे, पहले एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अंदर में इंटीरियर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंटीरियर पे आता था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की 1 पावर, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, ये तो हमें पता ही है भैया, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय डी। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I by d, डिस्टेंस d इज लाइक हम उसे स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, एक्सिस से डिस्टेंस जो भी रहेगा स्मॉल r। और यहां पे देखा कि पहले अंदर से सरफेस तक आते तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, तो स्ट्रेट लाइन, तो गाइस दिस इज लाइक स्ट्रेट लाइन, और जैसे ही सरफेस पे पहुंच गया मैग्नेटिक फील्ड विल बी द लार्जेस्ट, और फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व तो बिल्कुल यही बनता है। ये तो अपने को याद रखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, The given graph shows the variation with distance r from center, ठीक है, r कहां से लिया गया है, सेंटर से लिया गया है, और ये कुछ ऐसा ग्राफ दिया है, तो मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक आते तक कांस्टेंट है। अब सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, ठीक है, ये किसका होगा, ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल शेल, देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, भाई साहब ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ना हमेशा कंफ्यूज करता है। इसको तुम ऐसे समझा करो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्या है, एक ऐसा स्फीयर है जो चार्जेस, चिपके हुए चार्जेस से मिलके बना है, लाइक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वॉल्यूम में चार्जेस होते हैं, राइट। तो ये चार्ज स्फीयर को हमेशा याद रखना है, ये चीज है, ओके। तो देखिएगा चार्ज स्फीयर के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, अंदर में वैरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की 1 पावर, राइट। लेकिन यहां पे तो कांस्टेंट दिखा रहा है, जीरो भी नहीं है, मतलब ना ये है ना ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कतई नहीं है। तो क्या हो सकता है, हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल शेल। चेक करते हैं, देखो तुम स्फीरिकल शेल लो और इस स्फीरिकल शेल को चार्जेस दे दो, राइट। नाउ द स्फीरिकल शेल हैविंग चार्जेस, ये अब अंदर में अपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, इसके जीरो रहता है, लेकिन पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रहता है, अगर पोटेंशियल अंदर वैरी कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट्स व्हाई पोटेंशियल थ्रू आउट द सिस्टम अंदर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब भैया पोटेंशियल कांस्टेंट है तो है किसके बराबर, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। अंदर में कहीं भी चले जाइए पोटेंशियल होगा कितना, V इज इक्वल्स टू क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल R, जो भी इसकी रेडियस है, राइट। सो गाइस पोटेंशियल थ्रू आउट द सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर इसके बाद जैसे ही तुम बाहर चले गए, यहां पे देख लो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आउटसाइड क्या होता है, V आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय स्मॉल r। तो ये देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो भैया V होगा, ठीक है। अब ये V होगा भी किसके लिए, स्फीरिकल शेल के लिए। लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, अपने आप एक क्वेश्चन है, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ना ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख लीजिए आप, पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, चूंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 कम आकर के यहां पर जो सरफेस है वहां पे पोटेंशियल कम होगा, राइट। तो पोटेंशियल कम होकर के और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे चलेगा। तो गाइस दिस इज नॉट द आंसर, ना डी है ना है बी और ना है ए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी में कौन कौन से चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू, और यहां पे क्या है
माइनस क्यू, ओके, रिस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 2l अपार्ट। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2l। मैं इसी में एडिट कर रहा हूं। C इज द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। ओके, A और B के बीच में C क्या है, मिड पॉइंट। तो मतलब ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस L है। डायग्राम में थोड़ी कम सिमेट्रिसिटी, थोड़ा इग्नोर करिएगा। नेक्स्ट, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोल रहा है CRD। सो गाइस अगर ये सेमी सर्कल है तो ये रेडियस हो जाएगी L, तो ये भी L और ये भी L, राइट। अब इस पे चलाना है तो हमें तो पता ही है ये चीज कि भैया वर्क डन बाय एनी वर्क डन इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू Q इनटू डेल्टा V। अब वर्क डन कहां से कहां देखना है तुम्हें, CRD, राइट। तो CRD पे चलाना है, तो पहला पॉइंट क्या है C, बाद वाला पॉइंट क्या है D। तो आप कहेंगे वर्क डन C टू D इज इक्वल टू, राइट, Q इंटू V फाइनल, फाइनली कहां पहुंच गए D पे, माइनस V इनिशियल, पहले कहां था C पे। अब तुम देख लो C कहां पे, मिड पॉइंट पे, क्या A और B के, और मिड पॉइंट प्लस Q माइनस Q, निकाल के देख लो। पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा, KQ बाय L। अगर ये C पे तो ये डिस्टेंस L प्लस ऑफ K इंटू माइनस Q बाय L, राइट। तो ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये तो हो गया कैंसिल, और ये हो गया भैया जीरो। नेक्स्ट, V एट D, ये थोड़ा निकालना पड़ेगा, दिखता है हमें D पे। तो देखो D पे प्लस क्यू के कारण से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2l प्लस l 3l, तो K Q बाय 3l प्लस माइनस क्यू के कारण से कितना हो जाएगा, सो दिस इज K इंटू क्यू इंटू ये डिस्टेंस क्या है L, तो K इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या आ गया L। अब एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, भाई ये जो Q है ना ये स्मॉल q रहेगा, ठीक है क्या, इसे मैं थोड़ा सा इरेज करके एडिट कर देता हूं। तो ये छोटा q है क्योंकि सोर्स चार्ज के कारण से पोटेंशियल होता है, राइट। जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है कैपिटल Q, उसके कारण से पोटेंशियल नहीं देखना है, तो KQ, राइट। सो दिस इज 1/3 माइनस दिस, तो 1/3 माइनस दिस लाइक 2/3 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2K 2/3 ऑफ KQ बाय L, राइट ना। तो फाइनली वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू VD, कितना हो गया आपके पास, माइनस ऑफ 2/3 ऑफ K। आंसर किसके टर्म्स पे भैया, पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी KQ बाय L, राइट। लेट्स पुट द वैल्यू, Q इंटू माइनस 2/3 K क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय L, राइट। तो 2 से 4, राइट, सो दिस इज Q बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट L, माइनस साइन के साथ, वर्क डन C से D। कौन सा ऑप्शन आ गया है, सो दिस इज लाइक D, ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन। नेगेटिव है, वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम। नेक्स्ट assertion है, if a proton and alpha particle enter a uniform magnetic field, so that is FIELD, perpendicularly with the same speed, then the time period of revolution of alpha particle is double to that of the proton। देखना पड़ता है रीजन, ठीक है, रीजन पे जाएंगे, पहले तो अपन कंसिडरेशन लेते हैं। भाई देखो, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो एक गोल 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 रेवोल्यूशन करता है, अपने को पता है क्या। अब टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी। आर क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन, और एक फॉर्मूला तो हर किसी को याद रहता है, नहीं है याद तो याद कर लीजिएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी अपॉन क्यू बी, राइट। और नीचे क्या आ गया, v से v कैंसिल हो गया, राइट। तो देखिए कई लोग तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला याद करके रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। भाई साहब 2 पाई बाय b इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट हियर, राइट, यूनिफॉर्म। तो देख लीजिए टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, इन कांस्टेंट की जगह मैं c लिख देता हूं, m बाय q, मास अपॉन चार्ज। अब देख लीजिए टाइम पीरियड फॉर अल्फा क्या हो जाएगा, मास क्या होता है अल्फा का, 4 प्रोटॉन के बराबर होता है,
तो एक प्रोटॉन के मास को m मानता हूं तो मैं क्या लिख दूंगा 4m, राइट, c लगा दिए फ्री में, अपॉन चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, तो मतलब 2 चार्ज तो 2e, राइट, तो 2 2 is 4, इट इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस cm by e, राइट। वैसे ही अब प्रोटॉन के लिए देखता हूं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या, cm by q, तो c तो कांस्टेंट है, मास तो रहेगा m। अब प्रोटॉन क्या है भाई, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। अब देखो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और उसका मास m हो गया और चार्ज हो गया a, तो गाइस क्या दिख रहा है, डबल है क्या, हाँ, देयरफॉर टाइम पीरियड फॉर अल्फा इज डबल टू दैट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन। मतलब असर्शन तो सही निकला तुम्हारा। रीजन, in a magnetic field the time period of revolution of a charged particle is directly proportional to mass, but ये डायरेक्ट रीजन नहीं हुआ, तुम अच्छे से कनेक्ट करो, शांति से सोच के देखो, क्या केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज नहीं दिख रहा है। मतलब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास तो सही बात है, पर वो अधूरी बात है, पूरी बात क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो भाई साहब असर्शन रीजन तो करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो आई थिंक ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया था क्वेश्चन। नेक्स्ट, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर aligned concentrically with the planes at right angles to each other. The currents flowing in them are I and 2I respectively. The resultant magnetic field induction at the center will be. तो भाई देखो दोनों सिमिलर कॉइल्स हैं, दोनों की रेडियस r है, एक में करंट है I और दूसरे में क्या है 2I, ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। तो देखो इसे ऐसे बनाते हैं, सिंपल तरीके से पहले डायग्राम में इमेजिन करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये पहली वाली हो गई कॉइल और ये दूसरी कॉइल हो गई, दोनों की रेडियस क्या है r। तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होता है, निकाल लो राइट हैंड थंब रूल से, ये हो गया पहले वाले के करंट से और इसके करंट से क्या हो जाएगा, ये ले लीजिए आप, ठीक है क्या, ओके। अब देखिए दोनों एक दूसरे के कंसेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है क्या, दोनों के प्लेन्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के राइट एंगल्स पे रहेंगे बट कॉन्सेंट्रिक है। तो आई थिंक आई नीड टू रिवाइज द डायग्राम। कॉन्सेंट्रिक है मतलब एक का सेंटर दूसरे के सेंटर के ऊपर जाएगा। सो गाइस दिस नीड्स टू बी रिवाइज्ड, प्लीज हैंग ऑन फॉर अ सेक। तो ये हो गया पहला और ये दूसरा कॉइल है। अब देखिए दोनों का सेंटर हो गया कॉन्सेंट्रिक और एक दूसरे के प्लेन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। हाँ ठीक है, रेडियस लेकिन बराबर है, यहां दिख नहीं रही है तो क्या हुआ। तो गाइस अभी क्या होगा, मान लीजिए एक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, राइट, तो दूसरे के कारण से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऑफ कोर्स। तो गाइस मैं इसे अगर एक कह देता हूं, इसे दूसरा, तो एक के कारण से मैग्नेटिक फील्ड यूं गया, सो दिस इज B1 एंड दिस इज B2, राइट। अब देखिए एक में करंट कितनी जा रही है I और दूसरे में कितनी जा रही करंट 2I। तो बस सिंपल है, आपको क्या करना है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल एट इट्स एक्सिस, ठीक है क्या, क्योंकि वॉट एवर द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी समहाउ मिडवे टू बोथ ऑफ देम एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट वेक्टर सम से लिया जाएगा। तो गाइस दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है। तो B इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट है ना अपॉन 2I बाय R। ये कहां पे होता है, एक्सिस पे होता है, राइट। तो B1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपके पास सब कुछ सेम रहेगा। B1 पे कितना है करंट I, तो B1 को मैं कह देता हूं म्यू नॉट अपॉन 2I बाय R, ये हो गया B1। और B2 क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि I की जगह यहां पे क्या होने वाला है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2I बाय R। देखिए 2I बाय R है, 2 को मैंने ले लिया है बाहर, तो क्या मैं कह सकता हूं B2 इज ट्वाइस ऑफ B1। और मैं इसे थोड़ा इजी बनाता हूं, देखो भाई B1 को अपन लिख देते हैं ये B0, तो देखिएगा B2 क्या हो जाएगा अब आपके पास 2B0 और B1 क्या हो गया आपके पास B0। ये इजी करना पड़ता है, क्वेश्चन को बहुत आसान कर लेंगे अपन। तो अब जल्दी से देख लीजिए, वेक्टर डायग्राम से बनाएंगे इसे। सो दिस इज B0 एंड दिस इज 2B0 और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। तो जल्दी से बता दीजिए B रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √A² प्लस B²। सो गाइस दिस विल बी 2B0 का स्क्वायर प्लस B0 का स्क्वायर
प्लस 2ab cos 90 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 1 5 √5 b0, और b0 कितना है वैल्यू पुट कर लीजिए, किसके टर्म्स में चाहिए म्यू नॉट लो, ठीक है, तो √5 म्यू नॉट अपॉन 2I/r, तो देख लीजिए √5/2 ये, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके एवरीवन, तो आपकी इस टेस्ट सीरीज के लिए मेरा गाइडेंस खत्म। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन दिस इज सारांश जैन, जय जिनेंद्र, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।